नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। जातीय जनगणना के विविध आयामों पर हम लगातार आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि जातीय जनगणना से संबंधित जितने आयाम हो सकते हैं, हर मुद्दे पर हम आपको बारीकी से समझाएं कि जातीय जनगणना से संबंधित इस मुद्दे पर क्या पक्ष है, और पूरा 360 डिग्री विश्लेषण बेबाक तरीके से। और जाति के जो विशेषज्ञ माने जाते हैं इस देश में, उन तमाम लोगों को हम लेकर आपके बीच आते रहे। आज उपजातियां क्या होंगी समाप्त, यह है जातीय जनगणना की रणनीति। इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम। और हमारे साथ आज है पंकज चौरसिया, जाति के डॉक्टर, भारत में माने जाते हैं। तो हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जातीय जनगणना से किनको सबसे अधिक क्षति होगी, किन जातियों को राजनीतिक लाभ अधिक होगा, किन उपजातियों को नुकसान होगा, क्या वास्तव में उपजातियां प्रभावित होंगी जो सब कास्ट हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। पंकज भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका करते हैं। जी धन्यवाद। और भारत में जब 1931 में जातीय जनगणना हुई थी तो 4147 जातियां थी, और 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार जातीय आर्थिक सर्वेक्षण लेकर आई तो 46 लाख जातियां होंगी, जैसा केंद्र सरकार दावा करती है। अब ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि उपजातियों की अलग अलग गिनती हुई होगी, या उन्होंने अपना नाम लिखा होगा, तमाम तरह की त्रुटियां आई, वो रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। ये जो उपजातियां हुई, क्या 1931 में नहीं थी, अब आ गई, या इस बार जब होगा तो उपजातियों की संख्या घटेगी, समाप्त होगी, या कम होंगी? क्या रणनीति है केंद्र सरकार की, और उपजातियों को कैसे और कितनी क्षति होगी? नहीं, ये जो आप 1872 और 71 का जब आप सेंसस देखेंगे, जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, और इसके बाद जो लास्ट जो हुआ है वो 1931 में, उसमें आप देखेंगे कि वो नंबर्स जो हैं जातियों के वो बहुत ज्यादा हैं। और लेकिन जो 1872 से जब 1931 तक आएंगे तो नंबर्स वो धीरे धीरे कम भी हो रहे हैं, क्योंकि वो और एक जातीय संगठन बनने की जो प्रक्रिया है वो भी बड़ी तेजी के साथ हो रही है, क्योंकि कास्ट काउंट हो रहा है और कास्ट का एक नंबर्स भी है और एक अपना इंपॉर्टेंस है, तो वो कास्ट संगठन भी उसी समय तेजी के साथ बन रहे होते हैं। आजाद भारत मतलब आजादी के बाद क्या होता है, कास्ट सेंसस की संख्या और मतलब कास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तेजी के साथ बढ़ते हैं, और उसमें आपका बिहार में तो बहुत ज्यादा ये शुरू हो रहे होते हैं। दूसरा, उपजातियों को कैसे काउंट करेंगे? पहले जो संख्या थी उससे अब ये संख्या कम होने वाली है उपजातियों की। उसका बेसिक कारण ये है कि जो जो जागरूक जातियां हैं, पॉलिटिकल जागरूक अवेयर हुए हैं, वो क्या करेंगे कि जो उनकी सब कास्ट है वो एक जगह काउंट कराएंगे। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे कि हर कास्ट के जो संगठन है या हर कास्ट के जो लोग हैं जिनके अंदर कास्ट फीलिंग है या जो अवेयर हैं, वो यही मुहिम चला रहे हैं कि अब ये जो अपनी सब कास्ट है उसको इस कास्ट में काउंट करवाना। अगर आपके पास जाति जनगणना वाले लोग आए तो इसमें काउंट कराना, ताकि वो क्या चाहते हैं कि एक क्लब बना सके। मान लीजिए अभी वो टुकड़ों में बटे हुए हैं और उनकी संख्या टोटल मिला के 10 होती है, लेकिन वो 10 अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। अब वो क्या कहते हैं कि 10 के 10 लोग एक जगह आप कॉलम में लिखवाइए, ताकि हमारी संख्या एक मुश्त या कंसोलिडेट दिखे। उससे क्या होगा, वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर सके। तो ये मुहिम है। बहुत सारी जातियों ने क्लबिंग किया है या वो काफी दिन से काम कर रहे हैं तो उन्होंने कर भी लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जातियों ने नहीं किया है। जो जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आने वाली है, जो जातियां अभी तक ज्यादा जागरूक नहीं है उनको समस्या होगी। लेकिन फिर भी जो 1931 का डेटा है और अभी का जो डेटा है उसमें बहुत सारा जातियों की संख्या अपने आप रिमूव हो जाएगी। तो दूसरा ये है कि जो आप कह रहे हैं कि कैसे इनको काउंट करें, ये तो एक समस्या आने वाली है। आप देखेंगे कि ओबीसी की जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें जातियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन स्टेट की जो सेंट्रल जो लिस्ट है उसमें संख्या कम है। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि जो स्टेट की लिस्ट में हो सकता है ओबीसी हो तो सेंट्रल लिस्ट में जनरल में है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कई सारे राज्यों में कि स्टेट की लिस्ट में वो जनरल में है, ओबीसी में है, और वहां सेंट्रल में जनरल में है, और इधर जनरल में है और हो सकता है ओबीसी की लिस्ट में वो ना ही हो। ऐसी बहुत बहुत बार ऐसे है। जैसे आप धोबी का ले लीजिए या कई सारी ऐसी जातियों को ले लीजिए, जो शिल्पकार जैसे कुम्हार ले लीजिए और गडरिया ले लीजिए, कहीं पे एसटी है तो कहीं ओबीसी है तो कहीं एससी है। धनगर हो ये, और आप उत्तराखंड चले जाएंगे तो या कश्मीर चलेंगे तो वो एसटी में है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली। अब इसको कैसे गवर्नमेंट जो है रिजॉल्व करेगी, या कास्ट सेंसस जब करेंगे तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। तो इससे तो एक जो तबका है जो अभी भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे जागरूक नहीं है, जो जातियां, वो तो बर्बाद होंगी, उनके साथ तो न्याय नहीं हो पाएगा।
नहीं, बर्बाद बर्बाद इन सेंस कैसे होंगी? वो तो वैसे भी जब जब किसी को अधिकार पता चल जाता है कि ये मेरा अधिकार है, तब उसको बेचैनी भी ज्यादा होती है। अब उसको इनजस्टिस का फीलिंग होने लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। जिस जातियों को कोई अवेयरनेस ही नहीं है, उनको आप कहीं भी रखे, वो उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो वैसा ही रहेगा। जैसे हमें पता है कि हमारे राइट ये है कि अगर मुझे कोई मारेगा तो मुझे मेरे लिए जस्टिस होना चाहिए। अब जिस जातियों को पता ही नहीं कि जस्टिस नाम की भी कोई चीज है, फंडामेंटल राइट की भी कोई चीज है, उनको आप कैसे भी रखिए, ट्रीट करिए, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हाँ, लेकिन ये जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये जो दूसरे जातियां या जो दूसरे लोग जो है जो जागरूक हैं, अगर उनका ये मन है कि इनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको तो दर्द होगा, लेकिन उन जातियों को दर्द नहीं होगा जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है या हो क्या रहा है। तो उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वो जैसे कल थे वैसे आज हैं, और आने वाले समय में भी वो वैसे ही रहेंगे। तो फिर जो लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है, सामाजिक न्याय की बात बड़ी जोर शोर से की जाती है, हाशिए की आबादी को मुख्य धारा में लाने की बात की जाती है, जो पीछे छूट गई जातियां हैं या जो समूह है, जो आबादी है, उनको मजबूत करने, सशक्त करने की जो बातें की जाए, सब तो पूरा बकवासी है ना, ढोंगी है ना, लगभग बकवास मंचीय है। बात आप ये होती है। आप ये देखिए, जब कास्ट बिहार में कास्ट सर्वे हो रहा था, तो या जो कास्ट सेंसस का जो डिमांड अब तक हो रहा था, वो क्या तर्क दे रहे थे? यही दे रहे थे ना कि हमारी संख्या ज्यादा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ठीक है, बिहार में सर्वे हो चुका, हो गया। 2024 के चुनाव में आपने कितनी भागीदारी दिया? अभी भी पैक्स अध्यक्ष, जो वहाँ पैक्स अध्यक्ष बनते हैं, उसमें किसका डोमिनेंस है? या तो पूरे बिहार में मात्र एक अनुसूचित जाति का पैक्स अध्यक्ष है, ओम प्रकाश चौधरी। बताइए। और पूरे या तो बिहार में। यादव है या तो राजपूत है। तो क्या ये यादव, क्या राजपूत ये अपनी डोमिनेंसी या अपना रिप्रेजेंटेशन छोड़ के दूसरी जातियों को देने देंगे? पॉसिबल ही लेकिन नहीं है। ये कोई भी कोई हाँ, जी, लेकिन जी। ये भी तो आप गलत कह रहे हैं ना। कोई क्यों अपना अधिकार छोड़ेगा? अगर हम बन सकते हैं कहीं से मुखिया, सरपंच, विधायक, पैक्स अध्यक्ष, हम क्यों छोड़ेंगे? ठीक है, क्या हमको हम इसलिए ये छोड़ देना चाहिए कि हम मजबूत जाति से हैं? नहीं, नहीं, अगर पंकज चौरसिया ये कह रहे हैं कि सबको अधिकार होना चाहिए, सबको रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और पंकज चौरसिया की जात और पंकज चौरसिया ने खुद इतने अधिकार हासिल करके रखे हैं, तब गलत है। जब पंकज चौरसिया ये कह ही नहीं रहे हैं कि हम सबको रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो तब तो हम पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन जब पंकज चौरसिया कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन जात के हिसाब से, संख्या के हिसाब से देंगे, और पंकज चौरसिया खुद बहुत सारा अधिकार लेके बैठे, जैसे हम ही लोग हैं, जब बात करते हैं पिछड़ों की, तो हम ही पर सबसे पहले आलोचना होती है कि तुम तो पिछड़े हो नहीं, तुम क्यों बात कर रहे हो? हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जिनके एक भी वार्ड मेंबर नहीं है, जिनका एक भी दरोगा नहीं है, जिनका एक भी पुलिस में आदमी नहीं है, जिनका एक भी डीएम एसपी और कोई नहीं है, जिनका कोई एक भी टीचर नहीं है, उनको किस तरह का तरीके से इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में लाया जाए, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि हम चौरसिया और सारे चौरसिया को आज पिछड़ा बना दो या दलित बना दो। और जब आप ये कह रहे हैं कि तुम पिछड़ा नहीं हो, तुम क्यों सवाल उठाओगे? तो जो पिछड़ा है उसको भी अति पिछड़ा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, उसको भी दलित पर चिंता नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। ये तो दो तरफा चलेगा ना। नहीं, बात यह है कि अगर हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम को या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया है, तो उसमें है वेलफेयर वेलफेयर का स्कीम्स है, फिर उनके अप्लीमेंट करने के लिए जो राइट्स हैं, तो वो एक जो जिसके अंदर सिटीजनशिप या सिटीजन्स का फीलिंग या सेंस आ गया है, सिविक सेंस आ गया है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो डिप्राइड कम्युनिटीज है उसके बारे में बात करें, और उसको कैसे राइट दिलवाया जाए, या उसके लिए कैसे वेलफेयर पॉलिसीज बनवाए, ताकि सारे लोग इक्वल हो सके। इतना इनइक्वलिटी ना हो कि 19 और 1 का डिफरेंस हो। इतना इनइक्वलिटी ठीक है कि हाँ, 19 और 20 का डिफरेंसेस होना चाहिए। मतलब 1% का चलेगा, लेकिन इतना ह्यूज अमाउंट में मतलब डिफरेंस है या डिस्टेंस है, वो जो है वो किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट होने से रोकेगा, और किसी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, जो जिसके नुकसान ज्यादा होंगे। अभी तक जितने विशेषज्ञों के साथ हमने बातचीत करी जाति जनगणना के मुद्दे पर, जाति उत्थान के मुद्दे पर, मुझे एक बात स्पष्ट समझ में आने लगी है कि किसी जो समूह, जो जाति राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे सबल नहीं है, जागरूक नहीं है, उसको बहुत कुछ मिलने उलने नहीं जा रहा है। नहीं, हम तो ये शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना उन्हीं को फायदा करेगी और उन्हीं को नुकसान भी करेगी। फायदा हो कई क्षेत्र में उनको कर सकती है, लेकिन एक क्षेत्र में जो नुकसान करने वाली है, जो हमको दिख रहा है, और हो सकता है और भी उसके हो, मुझे नहीं पता, वो फ्यूचर बताएगा। लेकिन एक जो है वो पॉलिटिकल सबसे ज्यादा नुकसान करेगी, जिनकी संख्या ज्यादा है। दूसरा कि आप ओबीसी का एक पूरा ऐसा क्लास है कि उसके लिए कोई इकोनॉमिकल पॉलिसीज नहीं है ओबीसी के लिए। तो ओबीसी में जो जमींदार जातियां हैं या जिनके पास जमीनें हैं, वो फायदा उनको फायदा इस सेंस में करेगी कि वो अपने, एक तो उनकी पॉलिटिकल वाइस है, फिर उनके पास इकोनॉमिकल एसेट्स हैं,
तो वो अपने लिए पॉलिसी गवर्नमेंट को दबाव डाल के बनवा भी लेंगे। इकोनॉमिकल पॉलिसी नहीं बना पाएंगे, लेकिन और दूसरी पॉलिसीज जो है वेलफेयर पॉलिसीज वो बनवा लेंगे। अब मान लीजिए किसी चौरसिया के पास या किसी सोनार के पास, किसी लोहार के पास पैसा है ही नहीं, तो जब पैसा नहीं तो पढ़ नहीं पाएगा तो रिजर्वेशन का लाभ ले नहीं पाएगा, तो क्या मतलब उसके लिए कास्ट सेंसस का? जब तक उसके लिए इकोनॉमिकल पॉलिसीज नहीं होंगी या स्कॉलरशिप नहीं होगी, वो पढ़ेगा नहीं, तब तक रिजर्वेशन उसका कोई मतलब है नहीं। तो वो उपजातियां जातियां जहां जो है, हैं और जो कमजोर जातियां हैं, हाशिए पर जो जातियां खड़ी हैं, उनके लिए सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए जाति जनगणना तो में? पहली बात तो है कि आप केवल जात काउंट कर रहे हैं या जात के साथ इकोनॉमिकल और जो और सारे एस्पेक्ट्स हैं वो भी काउंट कर रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि किस जात के कितने प्रधान है क्या? मैंने अभी जो आर्टिकल लिखा था उसमें ये भी बताया कि ये भी आप देखिए कि पुलिस में किस जात के लोग हैं, एसपी किस जात के लोग हैं, डीएम किस जात के लोग हैं, और मतलब हर एक लेवल पे जितना गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उसमें किस किस जात के लोग हैं। केवल आप ये पूछ के कि सोनार कितने हैं, लोहार कितने हैं, और पासी इससे कितने हैं, कोई गड़रिया फर्क नहीं कितने हैं, पड़ता। इससे कोई मतलब नहीं है। इससे आप क्या हासिल कर लेंगे? तो आप देखेंगे कि जिन जिन जातियों की संख्या मान लीजिए कितनी भी कम है, और उनके उनके पास आप इकोनॉमिक असेट्स नहीं है या कुछ पैसा नहीं है, और तो उनके लिए आप क्या करने वाले? जब तक वो आप नहीं करेंगे या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, तो उनके लिए आप कौन सी पॉलिसी बनाने वाले हैं और उनको आप कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे ताकि सिस्टम और गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटाइज हो पाए? जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक उस कास्ट सेंसस का मतलब। आप और भी देखेंगे कि कास्ट सेंसस का डिमांड कर कौन रहा था? सारे वो ओबीसी की जो मजबूत जाति हैं वो लोग कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? आप ये भी देखेंगे कि 2014 अपनी में राजनीतिक भागीदारी और बढ़ाने के लिए। भागीदारी बढ़ाने को एक फेयर भी था कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 2017 में उन्होंने रोहिणी कमीशन बना दिया। तो रोहिणी कमीशन बना दिया तो धीरे-धीरे पिछड़ों के अंदर ये पैन इंडिया लेवल पर डिमांड शुरू हो गई कि वर्गीकरण होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए। इससे पहले भी स्टेट्स में 12-13 स्टेट में पहले से है, लेकिन वो जो वॉइस थी वो कलेक्टिव नहीं थी और लाउड नहीं थी। अभी क्या हुआ, जब सेंट्रल लेवल पे जब बन गया तो वॉइस जो है धीरे-धीरे क्लाउड होने मतलब तेज होने लगी, और वो वॉइस जो है क्लब भी होने लगी। अब सारे स्टेट के लोग डिमांड करने लगे नहीं वर्गीकरण होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि रिजर्वेशन है कम, पॉपुलेशन साइज है ज्यादा, और सारे रिजर्वेशन का बेनिफिट्स यही जातियां ले जा रही थी। तो इन्होंने क्या किया, कास्ट सेंसस के डिमांड को बड़ी तेजी से उभारा इन द सेंस इसलिए क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा, तो ये जब कुछ बोलते हैं तो लोगों को लगता है ये सारे ओबीसी की वॉइसेज है। वो सारे ओबीसी की वॉइसेज नहीं है, वो केवल कुछ चुनिंदा जातियों की वॉइसेज है, जिनको डर है कि उनका रिप्रेजेंटेशन अब जाएगा, बटेगा। इस वजह से उन्होंने ये डिमांड किया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, आपने इस मुद्दे पर बहुत कुछ सामने रखा। फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर